Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. Myself Dr. Shipra Garg और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलार्मिंग साइंस फॉर दिस न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड वायरस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में कोविड के बहुत ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। येस्टरडे 25,000 से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसी तरह हमारी मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बट बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में आ रहे हैं, जो लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट देखने के बाद उनको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो जो हमारा कोविड के केसेस में अब जो हमारा आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा है उसके साथ एक वैल्यू आ रही है जिसे हम कहते हैं सीटी वैल्यू। उस सीटी वैल्यू को बहुत गलत तरीके से देखा जा रहा है और उसे बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो कि सीटी वैल्यू की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है आपकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज को बताने के लिए, क्योंकि सीटी वैल्यूज जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर कि आपने सिम्टम्स आने के कितने दिनों बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया। दूसरा फैक्टर, आपने जब सैंपल दिया उसके बाद जो टेस्टिंग है उन दोनों के बीच के ड्यूरेशन कितना रहा है, उस चीज पे भी ये सीटी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। तो सीटी वैल्यू को इग्नोर करते हुए हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो अलार्मिंग साइंस हैं या फिर हम इसको होम क्वारंटीन से भी घर पर रहकर ठीक कर सकते हैं। तो वो सब चीजें आपको पता चलेगी आपके सिम्टम्स के हिसाब से, ना कि कोई सीटी वैल्यू है किसी और के हिसाब से। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोगों को पता चलता है कि आपकी जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, जो आपको कोविड टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, पहली चीज तो कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, टेस्ट कराइए, टेस्ट के ड्यूरेशन में भी आइसोलेटेड रहिए और आफ्टर टेस्ट तो आपको रिजल्ट से पता चल ही जाएगा कि आपका क्या रिजल्ट आया है। दूसरी चीज, क्योंकि ये वायरस जो है इसका जो फैलने का रेट है ये प्रीवियस वायरस से 3 गुना ज्यादा है। तो इस वायरस से जो हमारी कॉन्टैक्ट है किसी के साथ, वो हमारा अगर हमारा 5 मिनट्स के लिए भी होता है तो उससे भी वायरस जो है वो बहुत इजीली स्प्रेड कर रहा है। तो इसीलिए क्वारंटीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। बट उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आपको अपना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। जो प्रोटोकॉल अभी चलता आ रहा है उसके हिसाब से आपको अपना एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, जो मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगी कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट जो है वो लेना है। उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स है या फिर क्या ऐसी इम्यूनो बूस्टर पिल्स हैं जो आप इस टाइम पे ले सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे और आपको जो है वो सिम्टम से रिलीफ होता रहे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे है वो है आपका SpO2, यानी कि अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो सबसे पहली चीज है आपको अपना SpO2 चेक करना है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो आपको अपना SpO2 जरूर चेक करना है, और स्पेसिफिकली तब जब आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। SpO2 के लिए आपको एक ऑक्सीमीटर खरीदना है, जो कि है मेरे पास ये वाला। इस ऑक्सीमीटर में, इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, तो आपको एक ऐसा ऑक्सीमीटर मिलेगा। इससे आप इजीली जो है अपना पल्स जो है, अपना SpO2 और अपना पल्स जो है वो इजीली चेक कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया आता रहेगा कि आपको जो है आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो वो आपको सिम्टम्स है वो वर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं अगर आपका SpO2 मोर देन 95 आ रहा है तो। लेकिन अगर वो SpO2 आपका 90 से ऊपर आ रहा है, यानी कि 90 तक आ रहा है, तो इसका मतलब आपको माइल्ड जो है आपको लंग्स के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका SpO2 जो है वो 90 की तरफ जा रहा है। अब हम बात करते हैं SpO2 की इम्पोर्टेंस क्या है। SpO2 आपको सीधा सीधा आपको बताएगा कि आपकी डिजीज की सिवियरिटी कितनी है। तो उसके लिए अगर आपका SpO2 90 आ रहा है तो उस टाइम पे भी आपको सबसे पहली चीज की पैनिक क्रिएट नहीं करना। 90 SpO2 आने के बाद आपको अपनी सारी फिंगर्स में SpO2 चेक करना है, सिर्फ एक फिंगर में नहीं, सारी फिंगर्स में चेक करना है। और जो आपका ये SpO2 जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक आपको हर एक फिंगर में रखना है, क्योंकि रीडिंग जो है वो चेंज भी हो जाती है अगर आप उसको 30 सेकंड से कम टाइम के लिए रखेंगे। 30 सेकंड तक रखो, वो अपनी रीडिंग चेंज करके जब तक एक फाइनल रीडिंग पे नहीं आ जाता तब तक वो SpO2 है वो एग्जैक्ट नहीं माना जाएगा। अगर सारी फिंगर्स में करने के बाद भी आपका SpO2 कम आ रहा है तो आप किसी हेल्दी पर्सन के फिंगर में भी जरूर चेक करें कि कहीं आपका ऑक्सीमीटर तो खराब नहीं है। अगर आपका तब भी ऑक्सीमीटर आपका बिल्कुल ठीक है, आपका SpO2 कम आ रहा है, तो दूसरी चीज जो आपको टेस्ट करनी है वो है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के लिए आपको चेक करना है, आपको अपने घर के 2 चक्कर लगाने हैं, उसके बाद आपको बैठना है और फिर से अपने ऑक्सीमीटर से अपनी SpO2 चेक करनी है। अगर आपका SpO2 उस टाइम पे फॉल करने लग गया है, यानी कि वो 90 से 88 या 87 या 89 जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपको हाइपोक्सिया है और आपको जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको एक एम्बुलेंस कॉल करनी है और आपको उस टाइम पे जो है वो ऑक्सीजन के लिए आपको जो है हॉस्पिटल में जाना है।
लेकिन दूसरी चीज जो यहाँ पे है कि आपको उस टाइम पे पैनिक क्रिएट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आज के सिचुएशन में लोगों की जो एसपीओटी है वो 52, 58 तक जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है। उन लोगों को भी जब बेड्स अवेलेबल नहीं है तो 90, 88 वालों के लिए तो बेड्स बिल्कुल भी अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगे। तो सिचुएशन में भी आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैनिक क्रिएट करोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल और ज्यादा डाउन जा सकता है। तो आपको नॉर्मल ही रहना है, बस आपको हो सके तो, या फिर आपका कोई, या तो आप हॉस्पिटल जाइए, या फिर अगर आप हॉस्पिटल की सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, कोई फिजिशियन है जिसके साथ आप रेगुलर जो है वो कांटेक्ट में है, उसको कांटेक्ट कीजिए, ताकि वो आपको मेडिकेशन ऐसी बता सके या फिर आपको कुछ ऐसे इंजेक्शंस प्रोवाइड कर सके जिसकी वजह से आपका जो ये लेवल एसपीओ2 का ये बढ़ जाए। जैसे कि इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन लग रहा है, 40 mg लगा रहे हैं। उसके साथ साथ एंटीवायरल मेडिकेशन, जैसे कि आपको पता है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो भी लगाए जा रहे हैं, जिससे आपका एसपीओ2 भी बढ़ता है और आपकी जो कोविड की सिवियरिटी है वो भी कम हो रही है। लेकिन वो आपको पता चलेगा जब आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे उस टाइम, कि आपकी सिचुएशन में अब हमें क्या लेना चाहिए। दूसरी चीज, जिन लोगों का एसपीओ2 94, 95 आ रहा है, उन लोगों के लिए आपके घर में है कि आपको अलोंग विलोंग प्राणायाम करना है, जिसको हम कहते हैं कि माइल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको घर में करनी है। थोड़ी बहुत माइल्ड वॉक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको प्रोन पोजीशन, यानी कि अपने पेट के बल, छाती के बल जो है वो लेट जाना है। उस छाती के बल लेटने से आपको 15-20 मिनट्स में रियलाइज होगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ेगा, और ये फॉर श्योर है, प्रूफ हुआ है कि ऐसा करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो ये था हमारा एसपीओ2 के बारे में, एसपीओ2 की इंपॉर्टेंस के बारे में। कोई भी एज ग्रुप हो, जैसा कि मैंने कहा, एसपीओ2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जिससे आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी लग सकती है जब आपका एसपीओ2 ठीक है, तो वो होता है कंजेशन, जो कि हमारी चेस्ट में हमें फील होता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है आपको स्टीम लेनी है, गागल करने हैं, ताकि आपका जो ब्रीदिंग पाथवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो और आपका जो ब्रीदिंग है वो वेल मेंटेन रहे। उसके साथ साथ आप घर में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर डीकंजेशन ऐसे काढ़े होते हैं, या फिर ऐसी लिक्विड डाइट होती है जिसको आप ले सकते हैं, जिससे आपको काफी रिलीफ होने लग जाएगा 2 to 3 डेज में। और वो है सबसे पहली चीज कि अदरक और गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। उससे आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट होती है। हमारे लंग्स के अंदर जो हमारा कफ जो जमा हो जाता है वो हमारा जो है वो थोड़ा सा क्लियर आउट होने लग जाता है। दूसरी चीज, आप दशमूल का काढ़ा भी ले सकते हैं। दशमूल का काढ़ा जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन्फ्लेमेशन के केस में, तो आप वो भी ले सकते हैं, जिससे आपकी लंग्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आई है, जिसकी वजह से आपको म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, आपको कफ ज्यादा हो रहा है, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की जो कि कोविड में आते हैं, जैसे कि फीवर, सोर थ्रोट, कफ जो है वो स्पूटम के साथ हो सकता है या फिर ड्राई कफ भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोगों को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ये सब चीजें जो है वो सिम्टम में फील हो रही है। तो एज यूजुअल अगर आपको फीवर है तो फीवर को रेगुलर जो है वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है। तो फीवर के लिए आप डोलो 650 mg या फिर पीसीएम 500 mg ले सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोटोकॉल चल रहा है माइल्ड सिम्टम्स के केस में, जब आप अपने घर में होम आइसोलेट होके जो मेडिकेशंस स्टार्ट कर सकते हैं, वो है आइवरमेक्टिन टैबलेट 12 mg। वो हमें ओडी लेनी है फॉर 3 डेज के लिए। टैबलेट डॉक्सी है जो हम 100 mg बीडी ले सकते हैं फॉर 5 डेज। उसके अलावा कुछ विटामिन सी और टैबलेट जिंकोविट है जो आपको कंटिन्यू करने हैं। उसके अलावा अगर आपको सोर थ्रोट बहुत ज्यादा है तो आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी ले सकते हैं, और अगर आपको कफ है तो आप कोई भी कफ एक्सपेक्टोरेंट सिरप ले सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये माइल्ड सिम्टम्स के लिए मेडिसिन हैं जो आपको लेनी है। उसके अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है और आपको पैनिक नहीं करना है। यही है इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में जरूर रहें, ताकि आप उससे अपनी हर सिम्टम्स के हिसाब से उससे पूछते रहें कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप रामदेव की जो कोरोनिल टैबलेट्स आती हैं वो भी ले सकते हैं। मेडिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो आप उसको जो है टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करके मेडिसिन जो हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप आयुर्वेदा में गिलोय घनवटी ले सकते हैं, लक्ष्मी विलास रस ले सकते हैं। ये सारी टैबलेट्स हैं जो आप साइड बाय साइड इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ले सकते हैं। जो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।